problem based on binomial distribution. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं. फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली के लिए? एन सी आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर पी टू द पावर आर. एग्जैक्टली अगर आर टाइम्स है, एटलीस्ट एट मोस्ट हम पहले बात कर चुके हैं अभी. और मीन का फॉर्मूला एन पी और वेरिएंस का फॉर्मूला एन पी क्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर रूट एन पी क्यू. क्वेश्चन 1 हमारा है a die is thrown 20 times a die is thrown 20 times getting a number greater than 4 getting a number greater than 4 getting a number greater than 4 is considered as a success. Getting a number greater than 4 is considered as a success. Find the mean and variance of the number of success. Find the mean and variance of number of success. एक डाई को 20 टाइम्स तक जो है थ्रू किया गया है, तो n पता चल गया हमको. गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा नंबर डाई का 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हो गए. n की वैल्यू हमको 20 पता है, ये सैंपल स्पेस हो गया. प्रोबेबिलिटी p क्या हो जाएगा सक्सेस होने की? 4 से बड़ा नंबर कौन कौन सा होगा? या तो 5 या तो 6. टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं? 6 और फेवरेबल हो गए 2. तो 2/6 मीन्स 1/3. p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू 1 माइनस p से आ जाएगी, 1 माइनस 1/3 तो 2/3. n पता चल गया, p पता चल गया और q पता चल गया. मीन का फॉर्मूला लगाना है. मीन इक्वल टू n इंटू पी, तो 20 इंटू 1/3 तो 20/3. और वेरिएंस क्या हो जाएगा? एन पी क्यू. हाँ बिल्कुल सही है आपके. एन पी की वैल्यू 1/3 और क्यू की वैल्यू 2/3 तो 40/9. तो ये हमारा आंसर है. सबसे छोटा क्वेश्चन हमने ये लिया हुआ था. ऐसे ही मतलब मिलेंगे इसमें, इतने बहुत बड़े नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले होंगे. तो ये इस टाइप के हो जाएंगे. अगर हमने डाइस को 20 टाइम्स किया और ग्रेटर देन 4 चाहिए तो 2 मिले 2 और ग्रेटर देन 4 का मतलब 5 और 6 तो 2/6 हो गया. ऐसे ही हम डाइस को 3 टाइम्स रोल करें या 4 टाइम्स या 6 टाइम्स तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. पी और क्यू पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले. तो इस बात का हमको ध्यान रखना है. चलिए क्वेश्चन और करते हैं. फिर क्वेश्चन है हमारा फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है फॉर विच द मीन इज 4 मीन जो है वो 4 है एंड वेरिएंस इज 3. वेरिएंस जो है वो 3 है.
मीन जो है वो 4 है और वेरिएंस जो है वो 3 है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये फार्मूला जो हमारा है पी एक्स इक्वल टू आर का एन सी आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर पी टू द पावर आर की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाती है, एन तक। तो इसको ये जो लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप से डिनोट करने को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, पी निकालना है और क्यू निकालना है, और आर के टर्म में आंसर हो जाएगा। जीरो से स्टार्ट होगी, एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन होती है ना, एन ग्रेटर देन और आर की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो मीन का मतलब एन पी की वैल्यू 4 और एन पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई 3। तो एक से दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, एन पी अपॉन एन पी क्यू 4/3, एन पी कट हो गया तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 3/4 मीन्स 1/4, पी की वैल्यू आ गई। एन कितना हो जाएगा, एन पी की वैल्यू 4 है तो एन इंटू पी की वैल्यू आई है 1/4, तो ये एन की वैल्यू हो गई 16। एन पता चल गया, पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, तो पी एक्स इक्वल टू आर, ऐसे आंसर देंगे हम 16 सी आर क्यू टू द पावर 3/4 टू द पावर 16 माइनस आर और 1/4 टू द पावर आर, वेयर आर इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 16। ये हमारा आंसर होता है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन ये भी था। एक और लिखते, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ binomial distribution are 4 and 4/3 respectively। अब हमको जो है वैल्यू बतानी है पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फाइंड पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये बताना है। एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, तो उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या होगी। चलिए आप सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर भी। तो मीन और वेरिएंस हमको गिवन है, एन पी और एन पी क्यू की वैल्यू गिवन है। तो अब हमको बताना है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू 1 से या 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो कहाँ तक जाएगी एक्स की वैल्यू, तो एक्स का मतलब वही है ना आर के बारे में, तो जो एन डिसाइड करेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको, एन पी की वैल्यू जो है वो 4 है, एन पी क्यू की वैल्यू जो है वो 4/3 है। एक से दूसरे को डिवाइड किया हमने, एन पी और एन पी क्यू, 4/4/3, एन पी कट हो गया, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/3। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1/3 मीन्स 2/3।
तो पी भी पता चल गया। एन पी इक्वल टू 4 है, पी की वैल्यू है 2/3 इक्वल टू 4, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 3 जा 12/2 यानी कि 6। एन की वैल्यू पता चल गई 6 है। तो प्रोबेबिलिटी हमें, अच्छा आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 से लेके 6 तक होगी। आर की यही तो वैल्यू होगी, एन डिसाइड करेगा। तो पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब हमें क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2 से लेकर पी एक्स इक्वल टू 6। एक मेथड तो ये है, ऐसे सॉल्व करेंगे और ये काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि पहले हम आर की जगह पे 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3 और फार्मूला सब में लगाएंगे। कम से कम 6 बार हमको ये करना पड़ेगा। और कोई तरीका? तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब 1 का मतलब है p एटलीस्ट 1 के लिए कह रहा है, कम से कम 1। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू या तो 1 हो या तो 1 से बड़ी हो। तो एटलीस्ट का केस है ना, तो आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी में शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि एटलीस्ट का जब भी कभी केस आए तो एटलीस्ट प्लस नन इक्वल टू 1 हो जाता है। ये पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब है एटलीस्ट के बारे में बात हो रही है। तो सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स लेस देन 1। अरे भाई ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ना कि होने की और प्लस ना होने की दोनों का सम 1 के इक्वल है। तो ये कह रहा है या तो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो और साथ में 1 से छोटी भी ले लिया, p ये एटलीस्ट और ये हो गया p नन इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 1 से छोटी, सबका समेशन क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो इससे ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स लेस देन 1 का मतलब कह सकते हो x इक्वल टू 0, वही हो गया ना होने की, और प्लस x इक्वल टू 0 का मतलब ना होने की, दोनों का सम। तो फॉर्मूला हमारे पास है एटलीस्ट, इसको आप ज़रूर याद रखें, एटलीस्ट प्लस नन इक्वल टू 1 होता है प्रोबेबिलिटी के केस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इक्वल टू क्या होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को ये छोटा कर देता है अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि ऊपर दिख भी रहा हमको कि इसमें इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर नन के लिए क्या हो जाएगा एन सी आर, आर की वैल्यू 0 तो एन सी 0, और एन की वैल्यू भी पता है 6 है तो 6c 0 q टू द पावर, q की वैल्यू है 1/3, 6 माइनस 0 और p का मतलब 2/3 टू द पावर एन सी आर q टू द पावर n माइनस आर p टू द पावर r। तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किया है क्या, देखो चेक करो। 1 माइनस 6 0 तो 1 हो गया और ये 1/3 की पावर 6 तो 3 टू द पावर 6 हो गया, और ये अच्छा ये 2/3 तो 1 हो गया ना, क्योंकि इसकी पावर 0 तो 1, तो 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 1/1 माइनस 729। तो 729 एलसीएम ले लेते हैं, तो 729 माइनस 1, तो शायद ये आंसर आना चाहिए 728 अपॉन 729। चेक करें आप एक बार, फिर बताएं क्या कुछ है गड़बड़।
फॉर्मूला हमारा यही है, पहले Q आएगा और फिर P आएगा। उसके बाद एक और ले लेते, थोड़ा और बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस, क्वेश्चन है हमारा द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ binomial distribution the sum and product of mean and variance of binomial distribution are 24 and 128, 24 and 128 respectively. Find the binomial distribution. Find the binomial distribution. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, वही पी एक्स इक्वल टू आर, आर निकाल के छोड़ देना और आर की वैल्यू 0 से लेके जहाँ तक एन तक आई है वो हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारा मेन मोटो क्या होगा, पी निकालना, क्यू निकालना और एन। तो पी क्यू एन आ जाएगा तो फिर आंसर भी आ जाएगा हमारा। तो 0 to 32 बिल्कुल सही है, फॉर्मूला में वैसे ही आंसर हमको देना है 32 CR
q टू द पावर 32 माइनस आर और p टू द पावर आर। एन पी और एन पी क्यू इनका सम दिया हुआ था 24 और एन पी इंटू एन पी क्यू इसकी वैल्यू 120 है। यहाँ से एन पी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस क्यू की वैल्यू 24, तो एन पी की वैल्यू 24/1 प्लस क्यू, वो यहाँ पर पुट कर दी है। 24/1 प्लस क्यू इंटू 24/1 प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू 120। यहाँ से क्यू में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी और उस क्वाड्रेटिक से जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ये आप सॉल्व कर लेंगे, बल्कि कर लिया है, तो 2q² माइनस 5q प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यू की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक मिलेगी क्यू की वैल्यू 2 और एक मिलेगी क्यू की वैल्यू 1/2। तो 2 और 1/2 में कौन सी कंसीडर करेंगे, कौन सी नहीं कंसीडर करेंगे? तो q इक्वल टू 2 कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि p और q तो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो ये तो 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो p पता चल गया, सॉरी q पता चल गया 1/2 है, तो p हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो p भी पता चल गया। और एन पी की वैल्यू जो है वो 24/1 प्लस क्यू से यहाँ से एन की वैल्यू भी आ जाएगी, बल्कि सीधे सीधे हम एन की वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं। पी और क्यू रख देंगे तो एन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एन इंटू पी की वैल्यू है 1/2 और 1 प्लस क्यू, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 24। एन इंटू 1/2 इंटू 3/2 24, 3 8 जा, और n की वैल्यू 8 4 जा 32। तो r की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर 32 तक। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू आर, आंसर हो जाएगा 32 CR Q टू द पावर 32 माइनस आर P टू द पावर R, where R इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 32। ठीक है, तो ये इस टाइप के बहुत सारे हमने कर लिए। एक होमवर्क मैं इसका दे देता हूँ, फिर आगे कुछ और करते हैं। ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे, ये होमवर्क हो जाएगा, इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल बहुत इजी सा है। द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is 15 and the sum of their square उनके स्क्वायर का जो सम है is 117। डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है क्या होगा। मीन और वेरिएंस का सम दिया हुआ है और साथ में उनके स्क्वायर का सम भी दिया हुआ है। आंसर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू 27 CR 1/3 टू द पावर R और 2/3 टू द पावर क्या हो जाएगा? 2/3 टू द पावर 27 माइनस R। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ से देख के आइडिया तो हो ही गया है कि n की वैल्यू 27 आएगी, q की वैल्यू 2/3 और p की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कर लेंगे, इजी है। एक और इसी टाइप का लिख लेते हैं। इफ कैपिटल X फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with mean 4 and variance 2, with
मीन 4 एंड वेरिएंस 2, फाइंड p, और मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 2। p ब्रैकेट में मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 2। इसको आप अभी करें और बताएं कैसे करेंगे। इजी है ये भी, लेकिन अभी हमने इस टाइप का एक भी नहीं किया इसलिए कर रहा हूँ। मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी हमको, तो उससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मॉडुलस की जैसी आप प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए अगर गिवन है, देन एक्स क्या हो जाता है माइनस ए टू प्लस ए के मिड में। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो एक्स माइनस 4 की वैल्यू माइनस 2 से प्लस 2 के मिड में। तो एक्स की वैल्यू 4 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 2 6। तो x की वैल्यू 2 से लेके 6 के मिड में, यही प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 2 to 6। तो अब हम 2 से लेके 6 तक सबकी वैल्यू अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 के लिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 के लिए। तो ये इतना छोटा सा काम हो जाएगा। मीन और वेरिएंस हमको पता ही है, तो वो तो इजीली सॉल्व कर ही लेंगे। NP की वैल्यू 4 है, NPQ जो है वो 2 है, तो यहाँ से P भी आ जाएगा, Q भी आ जाएगा और N भी आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, सबको अलग अलग सॉल्व करके हमें देखना पड़ेगा। x इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, और एक और बच गया क्योंकि इक्वालिटी 6 में भी है, तो x इक्वल टू 6 के लिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा काम होगा, इसे आप बाद में करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, ये हमारा आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया है, उसको ज़रा लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कभी कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, n कॉमा p ऐसे करके लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट कर रहा है और n और p लिखा हुआ है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b और ब्रैकेट में n कॉमा 1/4, यानी p के बारे में दिया हुआ है। p की वैल्यू 1/4 है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ at least one success
probability of at least one success is greater than or equal to 9/10, then n is greater than or equal to n is greater than or equal to ए ऑप्शन में है 1/log4/10 माइनस log3/10। बी ऑप्शन में है 1/log4/10 प्लस log3/10। सी ऑप्शन में है 9/log4/10 माइनस log3/10। और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, probability of at least one success, probability of at least one success is greater than or equal to 9/10। तो अभी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा कि probability of at least का मतलब क्या होता था। 0 से लेकर n तक, 0 से लेकर r तक के n तक जो भी था उसको हमने पढ़ा था एटलीस्ट। अब इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, कम से कम वन सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, जरा फॉर्मूला लिखता हूँ तो समझ में आएगा। ये कभी जे के VSL का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो n की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, p की वैल्यू पता है कि 1/4 और q की वैल्यू पता है 3/4। q प्लस p की होल पावर n का जरा फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है nc0 q टू द पावर n, nc1 q टू द पावर n माइनस 1 इंटू p टू द पावर 1, nc2 q टू द पावर n माइनस 2 p स्क्वायर अप टू डैश डैश ncn q टू द पावर n माइनस n और p टू द पावर n। इसमें से एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब कौन सा है, किसके बारे में बात हो रही है, बताओ जरा, कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है। इसने बोला ना द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10। कम से कम एक सक्सेस, यानी एक या एक से ज्यादा, यानी 1 से लेके जितने भी n तक है उन सब के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल सही है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, ये कोई फार्मूला इस तरीके से नहीं याद रखना कि एटलीस्ट का मतलब क्या है। एटलीस्ट 1 का मतलब अलग हो गया है, एटलीस्ट का मतलब 0 से स्टार्ट हो जाता है, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 से, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 से। ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये है हमारा क्वेश्चन, ये ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस। यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा, q प्लस पी की होल पावर n कितनी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आ जाएगा। p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है, p प्लस क्यू 1 है, तो 1 टू द पावर n हो गया इक्वल टू nc01 q टू द पावर n। q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 3/4 टू द पावर n प्लस, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस बस हमें निकाल देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इक्वल टू 1 माइनस 3/4 की होल पावर n। और ये बोला है क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू जो है वो
एटलीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू 9/10 से बड़ी होगी, ये हमको गिवन है क्वेश्चन। अब बस इधर उधर अरेंज करा देना है। ऑप्शन में log बेस 10 में लिया गया है तो log लेना पड़ेगा मुझे। तो 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 टू द पावर n। तो 1/10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 टू द पावर n। टेकिंग log बेस 10 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हमने log ले लिया बेस 10 में। तो log की प्रॉपर्टी लगा दी हमने। तो log ऑफ बेस 10 था 1/10 माइनस log ऑफ 3/4 टू द पावर n। ये हो जाएगा log 1 बेस 10 माइनस log ऑफ 10 बेस 10 n टाइम्स log 3 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10। log 1 की वैल्यू तो 0 हो गई, log 10 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये -1। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू चल रहा था ये, तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n टाइम्स log 3 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10। तो 1 लेस देन और इक्वल टू n log 4 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10। ये एक लाइन दिखाने की वजह से है इतना बड़ा हो गया। n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/log 4 बेस 10 माइनस log ऑफ 3 बेस 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/log 4 माइनस log 3 बेस 10 है। तो प्रोबेबिलिटी में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो यूज़ कर ही चुके हैं। उसी से रिलेटेड एक हमने डीरेंजमेंट पढ़ा था, आपको याद होगा एनवेलप का केस होता था डीरेंजमेंट। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं, डीरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें n लेटर्स और n एनवेलप के केस होते थे। तो उनके भी कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। डीरेंजमेंट का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। जब n लेटर्स को n इन्वेलप में डाला जाता है और वो सही, सारे के सारे सही चले जाएं, कोई 2 गलत हो जाए, बाकी सारे सही हो जाए, कोई एक गलत नहीं हो सकता है। ये भी बात वहाँ पर हमारी बात हुई थी। तो एग्जैक्टली R लेटर प्लेस्ड किए जाए तो क्या होगा, N लेटर प्लेस्ड किए जाए राइट इन्वेलप में या रॉन्ग में तो क्या होगा। तो उससे रिलेटेड एक हेडिंग लिख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होगा, ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी regarding n letters and n envelopes इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको हमें याद रखना है। पहले नंबर में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स प्लेस्ड इन राइट एनवेलप। प्रोबेबिलिटी दैट n लेटर्स है और n एनवेलप्स है, ये ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स
आर प्लेस्ड इन राइट इन्वेलप। सारे के सारे लेटर जो हैं वो सही इन्वेलप में चले जाएं तो उसका फेवरेबल केस क्या होगा 1, और टोटल केस कितने होंगे n फैक्टोरियल, क्योंकि n थे ना हमारे पास लेटर्स। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल हो गया 1, जब सारे सही में जाएंगे तो उसका एक ही केस होगा, और टोटल n फैक्टोरियल। दूसरा, अगर प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर नॉट प्लेस्ड इन राइट इन्वेलप, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स not placed in right envelope, तो अगर सारे के सारे सही में नहीं जाते हैं तो होने की और ना होने की दोनों का सम 1 होता है। तो होने की पता है हमको 1 अपॉन एन फैक्टोरियल है, तो ना होने की क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि अगर सारे लेटर सही में गए तो उसका टोटल केस क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल, और फेवरेबल हो जाएगा 1। तो यहाँ पर तो डी अरेंजमेंट का यूज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे सही में गए या तो सारे गलत में गए। डी अरेंजमेंट का यूज़ कब होता है, जब हमारे पास 5 लेटर्स हैं, उसमें से 3 सही में जा रहे हैं, 2 गलत में जा रहे हैं, या 4 गलत में जा रहे हैं, 1 सही में जा रहा है, तो उसके लिए हम डी अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट नो लेटर्स प्लेस्ड इन राइट एंगल, तो इसका फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल का फॉर्मूला क्या होता था आपको याद होगा, एन फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2, जो डी अरेंजमेंट का रिजल्ट होता था वही पूरा का पूरा यहाँ लिखना है, माइनस 1 टू द पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। टोटल n फैक्टोरियल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 अप टू डैश डैश प्लस माइनस 1 टू द पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी का ही फार्मूला लगाया गया, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये जो फार्मूला है ये हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ये किसका फार्मूला है, डी अरेंजमेंट का फार्मूला है। चौथे नंबर पे एक रिजल्ट और लिख लेते हैं। ये तो है कि सारे के सारे जो है वो राइट इन्वेलप में चले गए, नो लेटर्स मतलब सारे के सारे गलत इन्वेलप में चले गए, तो उसके लिए तो ये फार्मूला है। अब अगर सारे ना बोल के 10 में से किसी 4 के लिए बोलता है तो फिर उसके लिए क्या हो जाता है, n की जगह r फैक्टोरियल हो जाता है। तो वो भी वहाँ पर हमारी बात हुई थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जाके आपको देखना पड़ेगा उसको कि हमने क्या किया हुआ। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली आर लेटर्स प्लेस्ड इन राइट एनवेलप, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर फैक्टोरियल
1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 माइनस 1/3 अप टू डैश डैश माइनस 1 टू द पावर n माइनस r इंटू 1/n माइनस r फैक्टोरियल। इस टाइप से हमारे लेटर्स के और इन्वेलप के केसेस मिलने वाले हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो गए, बस हमें डीअरेंजमेंट का रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। उसका कॉन्सेप्ट एक बार और रिवाइज करें आप जाके वहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर सारे लेटर्स के लिए होता है तो क्या केस होगा, अगर 10 में से 5 की बात हो रही तो क्या होगा। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 7 लेटर्स आर प्लेस्ड इन 7 envelope randomly। इजी वाला नहीं दे रहा हूँ, जो ऊपर का है वो तो बहुत इजी है, जो फर्स्ट वाले और सेकंड पे बेस्ड है वो तो आप कर लेंगे, ये भी हो जाएंगे, फॉर्मूले हमारे सामने हैं। 7 लेटर्स आर प्लेस्ड इन 7 envelope randomly। The probability that 3 letters goes in right envelope is what? ये बताना है कौन सा होगा। 1/12, 1/16, 1/20 और none। यही जो फार्मूला हमें दिख रहा है उसी फार्मूले का यूज़ कर लेना है। n में से हमको क्या करना है, r लेटर्स प्लेस करने हैं राइट, तो n की वैल्यू 7 है और r की वैल्यू जो है वो 3 है, और फार्मूला हमारे सामने है। प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 से लेके 1/n माइनस r फैक्टोरियल। तो n माइनस r का मतलब क्या हो गया, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल पे हमें रुक जाना है, तो 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 और प्लस 1/4, बस यहीं तक रुक जाना है। और ये 1 और ये 1 तो कट हो जाएंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा सॉल्व। ये 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 2 24। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। माइनस 4 प्लस 1, तो 1/6 इंटू 8 प्लस 1 9/24, 3 3 9 और 3 2 6 और 3 8 24, तो 1/16 हमारा आंसर हो गया। ओके।